पढ़ना है क्या, हम लोग निमोनिया पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं जी, सांस का नली का रिलेटेड सब बीमारी है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग क्लिनिकल मेथड देखे हैं और फिर अब उसकी बीमारियां देख रहे हैं। तो बीमारियों में सबसे पहली बीमारी है निमोनिया, है कंसोलिडेशन जिसमें होता है एक्सरे में। तो निमोनिया के अंदर हम लोगों ने देख लिया है ब्रोंकियोलाइटिस, वायरल निमोनिया। उसके बाद स्टेप्लोकोकस का निमोनिया में क्या खास बात होता है। उसके बाद फिर देखें हम लोग माइकोप्लाज्मा के निमोनिया में क्या खास चीज़ होती है। अब आज बात करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस के निमोनिया में क्या खास बात होता है। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को न्यूमोकोकल निमोनिया भी कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पूरा नाम होता है इसका, या न्यूमोकोकल निमोनिया। ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, गोलाकार आकृति का होता है, चेन्स में बनता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब चलता नहीं है, स्पोर्म फॉर्म नहीं करता है और कई बार एनारोबिक कंडीशन में, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भी अपना जीवन यापन कर लेता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब तो बल्ले बल्ले है। कम्युनिटी में जितना एक्वायर्ड, मतलब कम्युनिटी पेशेंट जो है समाज में अपने घर के आसपास से जो निमोनिया लेके आता है, उसमें मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को माना जाता है। अब ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आम तौर पे सबको बीमार नहीं करता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उन्हीं को बीमार करता है, और इसीलिए इसका टीका भी सबको नहीं लगाया जाता है। न्यूमोकोकल का टीका बड़ी महंगा आता था पहले, तो सरकारी में लगता नहीं था ये। तो न्यूमोकोकल का टीका पहले प्राइवेट में लगता था, एक टीका 1700 रुपये का लगता था और 3 टीका लगाना होता था, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना और फिर 1-2 साल पे। तो काफ़ी महंगा बैठता था। उससे पहले वो 3400 रुपये का आता था, फिर घट के 1700 का हुआ। अब तो सरकारी में भी आता है, लेकिन तब भी प्रीफरेबली वो सबको नहीं लगाया जाता था। किन लोगों को लगाया जाता था? जिनकी इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। हम जैसे हेल्दी लोगों में अगर वो जाएगा तो हो सकता है कि नजल म्यूकोसा में रहे, वहीं कॉलोनी बना के हम लोग दूसरे को स्प्रेड कर देंगे, लेकिन हम लोग में बीमारी न कर पाए। आमतौर पे जो ये बीमारी करता है इन्फेंट्स में, 2 साल से नीचे के बच्चों में, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बूढ़े लोगों में, जो लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं, अब बैठे हुए हैं, HIV का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, शुगर का मरीज है, अल्कोहल पीने वाला है, स्मोकर है, इसके अलावा जिनकी स्प्लीन काट के निकाल दी गई है, सिकल सेल बीमारी है, मतलब उनको जन्मजात बीमारी है, उनका जो हीमोग्लोबिन होता है मसीहा के आकार का होता है, तो जब भी सर्कुलेशन में आएगा तो टूट जाएगा, इसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो इन तरीके के लोगों में ज़्यादा करके, कोई किसी को गुर्दा फेल्योर का बीमारी है, डायलिसिस पे है, तो ऐसे लोगों में ही प्रीफर किया जाता था न्यूमोकोकल का वैक्सीन, अदरवाइज नहीं दिया जाता था उसको, क्योंकि उन्हीं लोगों में ये बीमारी करता था। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ खास बात क्या है, ये बॉडी में जाने के बाद 2 तरीके का पीस उत्पन्न करता है, टॉक्सिन। एक तो IgA प्रोटीएजेज एंजाइम, मतलब हम लोग के शरीर में 5 तरीके का एंटीबॉडी होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरीके का होता है, गैम्बी, GAMDI, ADE। तो उसमें से जो इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है वो B लिम्फोसाइट के सरफेस पे चिपक के ना रिसेप्टर बनाता है, मतलब पैथोजन के ऊपर जाकर चिपक के B लिम्फोसाइट को चिपकाता है। B लिम्फोसाइट तभी मार पाता है किसी पैथोजन को।
तो कोई भी बाहरी कीटाणु या वायरस है उसके सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है रिसेप्टर की तरफ बी लिम्फोसाइट को चिपकाता है, उसमें मदद करता है। तो ये एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो बैक्टीरिया को बाइंड नहीं कर पाएगा, बांध नहीं पाएगा, तो बी लिम्फोसाइट मार नहीं पाएगा उसको। और दूसरा ये बनाता है न्यूमोलाइसिन। ये क्या करता है, न्यूमोलाइसिन एक तरीके का टॉक्सिन होता है जो हमारे शरीर के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये इम्यूनिटी का एक पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से शरीर में लोकली इन्फ्लामेशन होगा, जहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा और उससे बैक्टीरिया और होस्ट टिश्यू दोनों का डैमेज होगा, मतलब फेफड़ा भी मरेगा और बैक्टीरिया भी मरेगा। अब अगर बात की जाए इन्फेक्शंस की, तो नाक में और साइनसेस में जो हम लोग के नाक के चारों तरफ 3 पेयर साइनस होता है, खाली जगह हड्डी के बीच का, ये मैक्सिलरी साइनस, ये आपका एथमॉइडल साइनस और यहाँ पे फ्रंटल साइनस। तो नाक में इन्फेक्शन कर सकता है ये, और नाक के द्वारा ही चूँकि तीनों साइनसेस का रास्ता जाता है, वहाँ से साइनस का भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर पैरानेजल साइनसेस का इन्फेक्शन हो जाए तो क्या लक्षण आएगा, पेशेंट को हिस्ट्री मिलेगा कि सर्दी हुआ था और सर्दी के बाद बुखार जैसा रहता है, और हाँ चलिए बुखार रहता है, और उसको मेन लक्षण क्या होगा कि पेशेंट बोलेगा ना कि ऐसे सब झुकता, माथा झुकाने पर लगता है कि गिर जाएगा, और यहाँ फ्रंटल हिस्सा में दर्द होगा, उसको काफ़ी दबाने पे भी टेंडरनेस मिलेगा, जो उनसे साइनस इन्फ्लम्ड होगा उसको दबाने पे पेन मिलेगा। तो साइनसाइटिस हो जाता है, तो क्या हम लोग इलाज करते हैं साइनसाइटिस में? भाई एक तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से है, तो सबसे कॉमन बैक्टीरिया इसमें स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो एमोक्सिक्लेव एंटीबायोटिक होता है दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है नाक, उसका नजल साइनस का जो रास्ता है टर्मिनेट से होके जाता है, तो टर्मिनेट को खोलने के लिए हम लोग जाइलोमिस्ट पी का स्प्रे मरवाते हैं, जाइलोमेटासिलिन का स्प्रे, और इसके अलावा सीना रेस्ट वेपोकैप से भाप दिया जाता है ऐसे मरीजों को। अगर उस पर पेशेंट का थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तक जो साइनसेज है वहाँ तक एंटीबायोटिक पहुँचने में टाइम लगता है, तो 14 दिन 21 दिन दवा चलाना पड़ता है। उस पर भी अगर नहीं आराम होता है तब उसका ऑपरेशन भी कराया जाता है। उसके लिए साइनस का जो है ना, दूरबीन से जाके साइनसेस का जो भी हिस्सा है उसमें जो बैक्टीरिया है उसको साफ किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, उसको सफाइया करके फिर उसमें एंटीबायोटिक इंस्टिल डाला जाता है, या कई बार साइनस कैविटी को ही पूरा काट के निकाल दिया जाता है। ओपन सर्जरी भी होता है और दूरबीन से भी होता है। तो ये है तुम्हारा साइनसाइटिस। उसके बाद है मेनिंजाइटिस कॉज करता है। हम बोले कि जैसे मान लो कि जो यहाँ नजल साइनस में इन्फेक्ट किया, अब यहाँ से अगर नजल साइनस की जो दीवार है वो बहुत पतली है, तो बैक्टीरिया यहाँ से इन्वेट करके ब्रेन में जा सकता है और मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। तो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा तो सारे मेनिंजाइटिस वाले लक्षण निकल के आएंगे पेशेंट में। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है। क्यों भाई? नाक का नजल मेम्ब्रेन इन्फ्लाम्ड हुआ, यहाँ इन्फेक्शन किया, और नाक के अंदरूनी हिस्से से पीछे का पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ से हमारा स्टिचियन ट्यूब आके मिलता है। कह ना चली कह दो चली ठीक बा।
बंद ना कर दो, थोड़ी देर खातिर बंद कर दो, तुम वो क्या होगा बंद करो ओकरा के। 5 मिनट के क्लास बा में 20 गो डिस्टर्बेंस। ये हमारा पूरा कान का स्ट्रक्चर है पूरा। तो ये है स्टेचियन ट्यूब जो नाक के पिछले हिस्से में आके खुलती है। मतलब कोई नाक में इन्फेक्शन होगा तो यहाँ से बैक्टीरिया को यहाँ होते हुए मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, मिडिल ईयर में पहुँचने का चांसेस रहेगा। और उसकी वजह से मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। मीडिया से मिडिल, ओटाइटिस से कान, तो कान का पिछले हिस्से में इन्फेक्शन कर देता है जिसको हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अगर ये एक्यूट हुआ है तो एक्यूट सब उसमें मवाद आ रहा है कान से बाहर, तो एक्यूट सपुरेटिव, सपुरेशन मतलब क्या, मवाद का आना, सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। यही चीज़ लंबा टाइम से चल रहा हो तो क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। अब ओटाइटिस मीडिया होगा तो क्या होगा, कान में दर्द होगा, कान बहेगा, हैं। और यहाँ से अगर उसको ओटाइटिस मीडिया है तो यहीं पे मेस्टोइड बोन होता है। तो यहाँ अगर लंबा टाइम तक इन्फेक्शन रहा तो वहाँ से मेस्टोइड बोन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो मेस्टोडाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से वो दिमाग तक भी जा सकता है, फिर दिमागी बुखार कारण बन जाएगा। तो ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन होगा तो क्या किया जाएगा, जो बैक्टीरिया हम लोग को लग रहा है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन इसको हो सकता है। अगर मान लो जो इम्यूनिटी कमज़ोर वाला बच्चा है तो हम सोचेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इसमें हो सकता है, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस के लिए फर्स्ट लाइन दवाई जो है मॉक्सिक्लेव चलाते हैं, उससे भी नहीं आराम होता है तो फ्लोरोक्विनोलोन खिलाया जाता है, लिवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ नाक में इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ से फेफड़े में जा सकता है वो, और फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़े के जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, जो रेस्पिरेशन का जो दीवार है जहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है उसको डैमेज करेगा, एल्वेओलर सेल्स को, और डैमेज करेगा तो वहाँ न्यूमोलाइसिन रिलीज करेगा जो विष छोड़ रहा था, और न्यूमोलाइसिन रिलीज करेगा तो क्या होगा, न्यूमोसाइट और एल्वेओलर कैपिलरी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और उसकी वजह से निमोनिया हो जाएगा वहाँ पे। और इसी तरीके का टॉक्सिन अगर वो रिलीज कर रहा है अंदर, वो टॉक्सिन के वजह से बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा, और वो हिस्टामिन मास्ट सेल एक्टिवेट होगा, और मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेगा तो हिस्टामिन की वजह से बॉडी में ऐसे बच्चों के चकता भी मिल सकता है ना। निमोनिया हुआ है, कफ हुआ है, उसको चकता निकल रहा है, कल एक हुआ था ना। तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक देंगे और एंटीबायोटिक के साथ उसको भाप और जो जरूरी उपाय है कफ सिरप वगैरह दे दिया जाएगा। अब मान लो जो एल्वियोलर को डैमेज किया, वहाँ से एल्वियोलाई को डैमेज करके ब्लड में भी जा सकता है, और ब्लड में जाएगा तो CRP रेज कर देगा और सेप्सिस की तरफ बच्चा प्रेजेंट करने लगेगा, क्यों, तो सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकता है पेशेंट को। तो इस तरीके से बीमारी करता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए पहचानने वाली बात, तो स्ट्रेप्टोकोकस को हम कब सस्पेक्ट करेंगे, हमारे लिए तो मान लीजिए कि पेशेंट आया, कफ खांसी है तो हम समझ गए कि निमोनिया है, लेकिन कब समझेंगे कि इसको स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से निमोनिया है। अगर वो लो इम्यूनिटी ग्रुप का पेशेंट है, बूढ़ा है, बच्चा है, HIV का मरीज है, कोई लंबी बीमारी चल रही है उसको, स्टेरॉइड चल रहा हो उसको, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि इसको जो निमोनिया हुआ है वो स्ट्रेप्टोकोकस का निमोनिया है। और स्ट्रेप्टोकोकस के लिए एंटीबायोटिक फर्स्ट लाइन एमॉक्सिक्लेव और सेकेंड लाइन फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ खास तौर पे समझना होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो टॉन्सिल में भी इन्फ्लामेशन करता है, टॉन्सिलाइटिस कॉज करता है, ठीक है ना। और
टॉन्सिलाइटिस जब वो करेगा तो टॉन्सिल पे सफ़ेद सफ़ेद लगेगा कि छाली जमा गया है, उस पर छाली जम गया है, ऐसे देखने पे आपको दिखेगा, कोटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना। वो स्ट्रेप्टोकोकस टॉन्सिलाइटिस का एकदम टिपिकल पहचान होता है। तो पहचान के आपको एंटीबायोटिक देना है। अब इसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन जुड़ा होता है कि गला खराब होने के बाद जो एंटीबॉडी बना शरीर में उस किसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ जो एंटीबॉडी शरीर ने बनाया वो एंटीबॉडी कई बार मिसगाइड हो जाता है। मिसगाइड होने का मतलब है कि कीटाणु को तो मारेगा ही, उसके साथ साथ हमारे शरीर के जो जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स को भी मार देगा और हार्ट के जो वाल्व हैं उनको डैमेज कर देगा। तो जब अपना ही शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के सेल को ना पहचान पाए, पगला जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटो इम्यूनिटी। तो स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उसको क्या कहा जाता है, रूमेटिक फीवर। क्या कहा जाता है, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के अंदर पेशेंट को बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द रहेगा और जंपिंग पेन रहेगा। मतलब आज इस जोड़ में दर्द है तो कल उस जोड़ में होगा, तो परसों इस जोड़ में होगा, तो परसों इस जोड़ में होगा। तो जंपिंग आर्थराइटिस होगा रूमेटिक फीवर के अंदर। जंपिंग आर्थराइटिस विद फीवर और हिस्ट्री मिलेगा कि इसको गला खराब हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उसके हार्ट में वाल्व अगर गड़बड़ हो गया तो वाल्व में मरमर भी आने लगेगा, मरमर आएगा, उसके वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, दम फूलना, ये सब, पैरों में सूजन होना, ये सब परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट को पहचान के लिए हम लोग ASO टाइटर का जांच कराते हैं। क्या कराते हैं, ASO टाइटर कराते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O का टाइटर। जैसे विडाल टाइटर किया जाता है वैसे ही एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O का टाइटर करा के देखते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है क्या। तो अगर ASO टाइटर का वैल्यू बढ़ा हुआ आता है तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि इसको जो जोड़ में सूजन हुआ है या इसको जो हार्ट में वाल्व में गड़बड़ी हुई है वो स्ट्रेप्टोलाइसिन के वजह से हुआ है। और उस स्थिति में फिर उस पेशेंट को हम लोग पेनिडोर का इंजेक्शन 21-21 दिन पर 21 साल के होने तक चलाते हैं, ठीक ना। किसी किसी में तो पूरा जीवन लगाना पड़ता है पेनिडोर का इंजेक्शन। अब कई बार भाल्व बदलने की भी जरूरत पड़ जाती है। हमारी बड़ी वाली दीदी जो हैं, जो असम जिनकी शादी हुई है, उनको भी एक बार गला में खराश हो गया। तो ये हिस्ट्री तो हम लोगों को नहीं पता था। वो उनकी बीमारी शुरू कैसे हुई, उनको अचानक दम फूलने लगता था और बड़ी तेज दम फूलता था। मतलब दम ऐसे फूलता था कि लगता कि अब वही दम हुई, उसका अटैक जैसा आता था। और समझ लो कि हम 2 साल परेशान रहे, उसका कारण नहीं मिलता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ा बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट देख लिया, फिजिशियन देख लिया, सब डॉक्टर लोग देख लिए, कारण नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था। फिर नारायणा हार्ट सेंटर है बेंगलोर, वहाँ लेके गए ये भी, तो वो ASO टाइटर कराया चेक, और ASO टाइटर चेक हुआ तो पता चला कि ASO टाइटर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या था कि ASO टाइटर के वजह से उनका बॉडी में स्ट्रेप्टोलाइसिन जो था एंटीबॉडी, उनकी हार्ट के दीवार में जो वाल्व थी उसको डैमेज भी नहीं किया था। डैमेज किया होता तो इको में पता चल गया था, इको उससे पहले हो चुका था, तो इको में आ नहीं रहा था। लेकिन वो हार्ट की जो पैपिलरी मसल और वाल्व होती हैं उनके फंक्शनिंग में दिक्कत कर रहा था। डॉक्टर साहब बोले कि ये इसी वजह से दिक्कत इनको हो रहा है, और उसमें एजिथ्रोमाइसिन चलाया गया, काफ़ी लंबा हमको लगा 3-4 महीना चला एजिथ्रोमाइसिन, तब जाके वो धीरे धीरे ठीक हो गई। अगर वही वाल्व डैमेज हो गया होता तो पकड़ा गया होता बीमारी पहले ही, लेकिन वाल्व डैमेज, उसका फंक्शन गड़बड़ हो रहा है। तो इससे याद रखना कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस।
तो स्ट्रेप्टोकोकस के साथ एक कॉम्प्लिकेशन जुड़ा हुआ है रूमेटिक फीवर का। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक अर्थराइटिस, 3 गो चीज आएगा। RHEUMATIC, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये जब आएगा तो समझ लेना कि इसको स्ट्रेप्टोकोकस का पहले प्रायर इन्फेक्शन हुआ होगा, तभी उससे ये इसको डेवलप किया। एक रिमेटॉइड भी होता है, ये दूसरा चीज़ होता है, ठीक ना। ये भी ऑटो इम्यून बीमारी ही होता है, लेकिन इसके होने की प्रक्रिया अलग होती है, ये जेनेटिकल होता है। और ये एक्वायर्ड है, इन्फेक्शन के बाद पोस्ट इन्फेक्शन ये एक्वायर्ड कर लेता है शरीर, ठीक है। तो सभा समाप्त किया जाए। चलिए, धन्यवाद।